स्वर सुधा मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज सुनिए प्रसिद्ध कहानीकार नीरजा हेमेंद्र की कहानी लड़कियां डरती नहीं हैं। उसकी इच्छा आज भी स्कूल जाने की नहीं हो रही थी। मन अत्यधिक उदास था। वह अपनी माँ से बताना चाहती है कि अब वो पढ़ना नहीं चाहती। वह दिन भर अपनी माँ के साथ रहना चाहती है। एक क्षण के लिए वो उनसे दूर रहना नहीं चाहती। यहाँ तक कि रात में भी वो माँ के साथ रहना चाहती है। माँ समझ क्यों नहीं पाती कि उनकी ये बेटी क्या चाहती है, उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। माँ, 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 मेरी कुछ मदद करो। आंखों में अश्रु भरकर स्कूल जाने के लिए वो तैयार हो गई, किंतु माँ से अपने मन की बात नहीं कह पाई। स्कूल के लिए निकलने से पूर्व पलटकर उसने माँ की ओर देखा। माँ चाची से हंस हंस कर कोई बात कर रही थी। कदाचित बात सब्जी बनाने के किसी तरीके को लेकर थी। चाची भी ही कर माँ के साथ हंस रही थी। माँ और चाची को इस प्रकार हंसते हुए देखकर वो चुपचाप चली गई। चाची के सामने अपनी बात कैसे कहे। माँ भी तो कभी अकेली नहीं मिलती। अधिकांशतः उनके आसपास कोई न कोई रहता ही है। माँ, मैं जा रही हूँ, स्कूल का समय हो रहा है, कहकर वो गेट की ओर बढ़ गई। ठीक है बेटा, लंच बैग में रख दिया है, खा जरूर लेना, कल वापस लेकर आई थी। माँ की आवाज थी जिसे उसने सुना और बिना कुछ बोले गेट खोलकर कॉलेज की ओर चल पड़ी। उसका कॉलेज घर से अधिक दूर नहीं है। कभी वो रिक्शा ले लेती है, कभी पैदल भी चली जाती है। आज वो पैदल ही चलने लगी। मार्ग में साथ पढ़ने वाली दो सहेलियां मिल गई। उनसे बातें करते हुए वो घर की सभी बातें कुछ देर के लिए विस्मृत कर आगे बढ़ने लगी। दिन विद्यालय की कक्षाओं में व्यतीत हो गया। विद्यालय में वह मुस्कुराती रही, हंसती रही, पढ़ाई के साथ साथ सहेलियों के संग गप्पे भी लड़ाई। धीरे धीरे दिन समाप्ति की ओर बढ़ गया। 4 बजने वाले थे। विद्यालय में छुट्टी हो गई। विद्यालय की छुट्टी हुई और अब घर जाना पड़ेगा। यह सोचकर उसका मन घबराने लगा। मन चाहे जितना घबराए, घर तो जाना ही होगा। घर की सोचकर मन और शरीर थका हुआ महसूस करने लगा। विद्यालय के गेट पर आकर उसने रिक्शा लिया और घर की ओर चल पड़ी। रिक्शे में बैठे बैठे सोचने लगी कि काश वो पैदल ही घर आई होती तो कुछ और समय कट जाता मार्ग में। रिक्शे से तो वो शीघ्र ही पहुंच जाएगी। पिछले लगभग 1 वर्ष से वो घर से अधिक बाहर रहना चाहती है। घर में प्रवेश करते ही उसे घुटन होने लगती है। वो संयुक्त परिवार में रहती है। उसके मम्मी पापा, उससे 2 वर्ष एक छोटी बहन और 3 वर्ष का भाई, साथ में दादी, चाचा चाची, लगभग उसी की उम्र का चाचा का बेटा और उससे छोटी उसकी बहन, सब एक साथ रहते हैं। 2 वर्ष पूर्व दादा का निधन हो गया था। इतने बड़े परिवार में रहते हुए भी उसे अकेले घर की छत पर जाने में डर लगता है। अकेले अपने कमरे में डर लगता है। मम्मी किसी काम से कहीं चली जाती है तब डर लगता है। ऐसी परिस्थितियों में वो दादी के पास जाकर बैठ जाती है, तब भी उसे अब डर लगने लगा है। ऐसा नहीं है कि वो भीरू है, डरपोक है, उसे भूत प्रेत से डर लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे डर लगता है, उसे अपने शरीर से डर लगता है। वे कैसे विस्मृत कर सकती हैं मार्च की वो शाम, जब वो माँ से बताकर कुछ देर के लिए छत पर गई थी। उसने अपनी छोटी बहन को भी साथ चलने को कहा, किंतु उसने अपना होमवर्क पूरा करके आने को कहा था, क्योंकि उसका होमवर्क पूरा नहीं हुआ था। मौसम थोड़ा गर्म होने लगा था।
सुबह शाम की हवा में थोड़ी खुमारी होने लगी थी। यूं भी मार्च का महीना उसे बहुत पसंद है। बसंत के आगमन का संकेत हवाओं द्वारा मिलने लगता है। पुष्प, खुशबू और मंद गति से चलने वाली हवाएं इस माह को सबसे अलग और खूबसूरत माह बना देती हैं। ऐसे में वह शाम को थोड़ी देर के लिए छत पर जाना पसंद करती है। वो छत पर टहलते हुए छोटी बहन की प्रतीक्षा कर रही थी कि चाचा का बेटा पंकज छत पर आ गया। किसकी प्रतीक्षा कर रही हो? मैं तो आ गया, कहते हुए उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया। सहसा उसे सामने देखकर वह चौंक पड़ी। उसके हाथ पकड़ने के ढंग से उसके मन में घृणा का एक भभका सा उठा। उसने झटके के साथ अपना हाथ छुड़ा लिया। वह समझ गई कि चचेरे भाई की नीयत उसके प्रति अच्छी नहीं है। वह उसे बहन नहीं, बल्कि एक देह या मांस का एक टुकड़ा समझ रहा है, जिसका मात्र उपयोग किया जा सकता है। उसके नेत्रों में यही भाव थे। वह पीछे हट गई और नीचे जाने के लिए जीने की ओर बढ़ने लगी। सॉरी नीला, ये बात किसी से कहना नहीं, प्लीज, कहकर वह उससे पहले ही नीचे उतर गया। वो घबराई हुई छत पर रुक गई। कुछ ही देर में उसकी छोटी बहन आ गई। क्या हुआ दीदी? तुम्हारे चेहरे का रंग सफेद क्यों हो गया है? क्या कोई बंदर छत पर आ गया था? कहकर उसकी बहन हंसने लगी। अरे नहीं, कुछ नहीं, उसने कहा। वह जानती थी कि छत पर कभी कभी बंदर आते हैं और उसे बंदरों से बहुत डर लगता है। उस दिन छत पर उसकी बहन ही बोलती रही। वह चुप रही। चुप क्यों न रहती? वह तो उस समय पंकज के व्यवहार से आहत थी। मन व्याकुल था। अपनी बात किससे कहे? अपनी छोटी बहन से तो नहीं कह सकती। उसकी बहन छोटी है, वो क्या समझेगी इन बातों को? ना समझी में कही। उसने माँ से कह दिया तो माँ उसे ही गलत न समझ बैठे। माँ से वही बताना चाहती है, किंतु वो सही अवसर की तलाश में है और वह सही अवसर की तलाश करती रही। पंकज यहीं तक नहीं रुका। पंकज उसे जब भी अकेले देखता, कभी उसके कंधे के पास तो कभी उसकी कमर के नीचे हाथ रखकर अजीब सी क्रूर मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा पड़ता। अब तो हालत यह हो गई है कि वह घर में किसी न किसी के साथ रहना चाहती है। कभी अकेले पड़ जाने पर, जैसे कि रसोई, अपना कमरा, आंगन, छत, गैलरी आदि में, तो घबराकर किसी के पास भागकर आ जाती है। उसे डर लगता है। चाची का बेटा जब भी घर में रहता है, अवसर पाते ही उसके नेत्रों को उसे घूरते पाती है। इस घर से, इन खोखले रिश्तों से उसे ऊब और घृणा होने लगी है। वह किस पर विश्वास करे और किस पर न करे, वह पोह की स्थिति में जी रही है। इस वर्ष उसकी इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा है। वह मन लगाकर पढ़ना चाहती है, पढ़ भी रही है, किंतु मन लगाकर अकेले पढ़ना हो तो कहाँ पढ़े? वह संयुक्त परिवार में रह रही है। संयुक्त परिवार सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा परिवार माना जाता है। उसके घर में संयुक्त परिवार की अवधारणा ही बदल गई है। संयुक्त परिवार का अर्थ यहाँ तक तो यह हो गया है कि चचेरी बहन सुरक्षित नहीं है। डरते डरते स्वयं को पंकज की कुदृष्टि से बचाने का प्रयास करते हुए उसने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी। अब ग्रीष्मावकाश प्रारंभ हो गया है। अवकाश में जहाँ सभी बच्चे खुश होते हैं, वहाँ वह डरी सहमी सी अपने अवकाश के दिन व्यतीत करने लगी है। गर्मियों की शाम को जब भी छत पर आती तो अपनी बहन के साथ आती। थोड़ी देर रुकने के बाद उसी के साथ नीचे चली जाती। घर एक था, सबके लिए खुला था। कोई भी कहीं आ जा सकता था। अतः वह अधिकतर समय माँ के साथ, जब तक माँ रसोई में रहती, वह रसोई में व्यतीत करती। माँ कहती कि गर्मी में मेरे साथ यहाँ क्या कर रही हो? रसोई का जो काम तुम्हें करना था वो तुम कर चुकी। अब अपने कमरे में जाकर हवा में बैठो। मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। जब छोटी आ जाएगी तभी कमरे में जाऊंगी, उसने माँ से कहा। छोटी अपनी फ्रेंड के घर गई है। न जाने कितना समय लगे उसे आने में। तब तक क्या तुम यहीं गर्मी में रहोगी? माँ ने कहा।
हाँ, उसने थोड़े गुस्से वाले लहजे में कहा। इस लड़की को न जाने क्या हो गया है। हंसना मुस्कुराना तो दूर, न जाने क्यों गुमसुम मेरे पीछे चलती रहती है। वहीं इसकी छोटी बहन है जो घर में दिन भर हंसती चहकती रहती है। माँ ने बड़बड़ाते हुए कहा। क्या हुआ? क्यों डांट रही हो बिटिया को? माँ की आवाज सुनकर दादी अपने कमरे से निकलकर रसोई की ओर आ रही थी। कुछ नहीं हुआ, भोजन तैयार हो गया है। मंजुला से कह दीजिए कि रोटियां सेककर सबके लिए भोजन निकाल दे। माँ ने दादी से कहा। हाँ दीदी, मैं आ गई। आप जाकर अपने कमरे में हवा में बैठ जाइए, मैं कर लूंगी। माँ की आवाज सुनकर चाची ने कहा। पसीना पोंछती हुई माँ अपने कमरे की ओर चल दी। माँ के साथ वह भी उनके कमरे में आ गई। माँ के कमरे में कुर्सी पर बैठकर वह अपनी मनपसंद पत्रिका पढ़ने लगी। माँ आराम की मुद्रा में पलंग पर लेट गई। दीदी, भोजन लगा रही हूँ, रोटियां सिक गई है। कुछ ही देर में चाची ने रसोई से माँ को आवाज लगाते हुए कहा। ठीक है, आ रही हूँ। कहते हुए माँ उठी और डाइनिंग रूम का पंखा चलाकर डाइनिंग मेज पर बैठ गई। छोटी बहन और मैं एक साथ बैठ गए। पापा और चाचा कार्यालय में थे। मेरा भाई मम्मी के पास बैठ गया। पंकज, भोजन करने आओ। मेरी मम्मी ने चाची के उस गंदे लड़के को भोजन करने के लिए पुकारा। मम्मी का इस प्रकार उसे पुकारना मुझे बहुत बुरा लगा, किंतु मैं कर भी क्या सकती थी। मम्मी को उसके बारे में मैंने कुछ बताया भी तो नहीं था। वो तो उसकी गंदी हरकतों से अनभिज्ञ हैं। वह आकर मेरे भाई के पास वाली खाली कुर्सी पर बैठ गया। गर्मी लग रही है क्या नीला? शाम को हवा चलती है, छत पर चली जाना, उसने कहा। उसके मुंह से अपना नाम सुनना बहुत बुरा लगता है उसे। उसने पंकज की ओर देखा। उसके चेहरे से शरारत टपक रही थी। वह सोच रही थी कि उसकी मम्मी उसे अपने बेटे सा प्यार करती है और वह उनकी बेटी पर बुरी दृष्टि रखता है। इस समय उसकी छत पर जाने की बात सुनकर वह डर गई। सबके सामने उसे ये सब बातें करने का उसका साहस देखकर वह परेशान हो रही थी। कब तक ऐसा चलता रहेगा? किसी दिन उसका साहस अधिक बढ़ गया तो क्या होगा? घर का वातावरण उस दिन भी तो खराब होगा। रिश्ते तो उस दिन भी खराब होंगे जब वो पंकज के बारे में मम्मी पापा को बताएगी। चाचा चाची तो कदाचित विश्वास ही न करें कि उनका पुत्र चरित्रहीनता की सीमाएं अपनी बहनों के साथ तोड़ना चाहता है। वो तो उसे ही दोषी न बताने लगेंगे। पंकज की शिकायत माता पिता से करने पर यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई तो वह कैसे इन सब का सामना अकेले कर पाएगी? कैसे? कोई भी तो उन क्षणों का साक्षी नहीं है। वह कैसे बताएगी कि उसका चचेरा भाई अकेले में उसे देखकर बुरी नियत से उसे छूता रहता है? प्रमाण क्या है उसके पास? तो क्या वह प्रमाण मिलने की प्रतीक्षा करे? प्रमाण लाए भी तो कैसे लाए? इन्हीं अनेक प्रश्नों में उलझे हुए उसके ग्रीष्मावकाश के दिन व्यतीत हो रहे थे। दिन व्यतीत ही नहीं हो रहे थे, बल्कि वह पंकज की छेड़खानियों का भी शिकार हो रही थी। उस दिन की बात है जब वह दोपहर अपने कमरे में थी। साथ में उसकी छोटी बहन भी थी। न जाने कब उसे नींद आ गई। अपने सीने पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर वह चौंक कर जाग पड़ी। पंकज सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी छोटी बहन कमरे में नहीं दिख रही थी। ये क्या बदतमीजी है? वह जोर से चीख पड़ी। उसकी आवाज इतनी तीव्र थी कि माँ और चाची ने भी अवश्य सुना होगा। क्या हुआ दीदी? उसकी आवाज सुनकर इस बीच उसकी छोटी बहन कमरे में आ गई। तुम कहाँ चली गई थी? क्यों गई थी मुझे अकेला छोड़कर? वह रोने लगी थी और पूरा शरीर पत्ते की भांति कांप रहा था। वह डरी हुई थी। यह सोचकर डरी हुई थी कि अब पूरे घर को पंकज की हरकतों का पता चल जाएगा और घर वाले उसे दोषी समझेंगे या पंकज को। वह असमंजस की स्थिति में थी और डरी हुई थी। रोते हुए उसने उंगली से पंकज की ओर संकेत किया। मत रो दीदी, मैं सब समझ गई। कमरे में आते समय मैंने इसकी करतूतें देख ली थी। बहन उसके पास आकर बोली। दोनों बहनों को एक साथ और स्वयं को रंगे हाथों पकड़े जाते देख
पंकज वहां से जाने लगा। अब मैं इससे नहीं डरूंगी। अपना सम्मान गंवाकर घर का सम्मान बचाती रहूंगी। खोखले रिश्तों को बचाती रहूंगी। कब तक और क्यों? चाची चाचा का दायित्व नहीं है कि अपने पुत्र को नैतिकता और रिश्तों की पवित्रता की सीख दें? वह नहीं मान सकती कि अपने बेटे की इन घटिया हरकतों से चाची अनभिज्ञ होंगी। तुम इस कमरे से बाहर अभी कहीं नहीं जाओगे। मम्मी और चाची को कमरे में आने दो, उसने कड़क शब्दों में पंकज से कहा। तुम सो गई थी इसलिए मैं नहाने चली गई थी। उसकी बहन भी घबराई हुई थी। परेशान न हो, ठीक किया काम से चली गई, उसने बहन से कहा। मम्मी चाची कमरे में आओ, उसने कड़क स्वर में मम्मी को आवाज दी। उसके बुलाने तक मम्मी कमरे में आ चुकी थी। उनके पीछे चाची भी थी। क्या हुआ बेटा? मम्मी ने पूछा। मुझसे नहीं, पंकज से पूछो। अभी मैं सो रही थी तो वह मेरे कमरे में अकेला क्या कर रहा था? उसने कुछ तेज स्वर और तीखे लहजे में कहा। क्या? पंकज, ये क्या कह रही हो बेटा? उसकी माँ आश्चर्यचकित सी पंकज की ओर देख रही थी। उन्हें पंकज की इस हरकत पर विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं ताई जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं इसे बहन मानता हूँ, हड़बड़ाए हुए पंकज ने उसकी मम्मी से कहा। इस बीच बार बार वह अपनी माँ की ओर देख ले रहा था। बेटा, मैंने तुम्हें अपने बेटे से कम स्नेह नहीं दिया। उसकी मम्मी के नेत्रों से अश्रु छलक आए। ताई जी, आप अपनी लड़की का फेवर ले रही हैं। वो तिल का ताड़ बना रही है, झूठ बोल रही है। अपनी माँ को चुप देख पंकज के स्वर तीखे होने लगे थे। कमरे में इतनी बातचीत होने पर अभी तक चाची कुछ नहीं बोली थी। उसे आशंका होने लगी कि इस घटना के पश्चात अब घर के आपसी रिश्तों में दरार आना निश्चित है। घर में मेरी बेटियों के साथ ये सब? उसकी मम्मी ने पंकज की ओर देखते हुए कहा। इतनी देर में तड़ाक की आवाज आई। चाची का एक जोर का थप्पड़ पंकज के गाल पर पड़ा। बहन जैसी नहीं, ये तुम्हारी बहन है और वो झूठ नहीं बोल रही है। झूठ तुम बोल रहे हो। कोई भी लड़की अपना सम्मान दांव पर लगाकर झूठ नहीं बोलती। झूठ बोलने के कई और बहाने हो सकते हैं, किंतु ऐसा बहाना झूठा नहीं होता। ये सब बच्चे मेरे सामने पैदा हुए हैं। इस घर का कोई बच्चा ये न समझे कि उसकी गलतियों और अच्छाइयों पर हमारी दृष्टि नहीं है। मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही शंका थी, किंतु मैं नीला के साहस की प्रतीक्षा कर रही थी। अपनी आशा के विपरीत वह चाची का व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित थी। उसके हृदय पर रखा एक बड़ा सा पत्थर जैसे उतर गया। आज से तुम बाहर के कमरे में रहोगे, बिना पूछे घर के अंदर प्रवेश नहीं करोगे, चाची ने सख्त होते हुए पंकज से कहा। सॉरी मम्मी, सॉरी, अब कभी शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। पंकज का डरा हुआ चेहरा देखने लायक था। सॉरी, क्या तुम इसे छोटी गलती समझ रहे हो? नीला के मन पर अपने घर, अपने भाई, अपने सगे नाते रिश्तों के प्रति विश्वास टूटने का जो प्रभाव पड़ा होगा, उसका अनुमान तुम नहीं लगा सकते। वह पूरी उम्र अब किसी पुरुष पर विश्वास नहीं करेगी। हो सकता है अपने पिता पर भी नहीं। कहकर चाची ने एक और थप्पड़ पंकज के दूसरे गाल पर मारा। शर्मिंदा होकर पंकज वहीं खड़ा था। उसकी दृष्टि नीचे झुकी थी। दीदी और नीला बेटा, आप भी ये बातें यहीं खत्म कर देना। पंकज दोबारा ये गलती नहीं करेगा। ये बात उसके ताऊजी और पापा को न पता चले। जिस दिन उन्हें यह बात पता चलेगी, उस दिन ये घर टूट जाएगा। मैं नहीं चाहती कि ये घर टूटे और हम सबका आपस का प्रेम खत्म हो। और हाँ नीला बेटा, यदि ये पुनः ऐसा करता है तो तुम निसंकोच मुझे और दीदी को बताना। उस दिन पंकज के लिए इस घर में कोई स्थान नहीं रहेगा। कहकर चाची रो पड़ी। पंकज, ये अंतिम चेतावनी है और अब तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई लिखाई करो। चाची ने पंकज को वहां से जाने के लिए कहा। पंकज वहां से चला गया। तुम बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। जीवन में शिक्षा ही काम आएगी। चाची ने उसकी पीठ पर सांत्वना भरा हाथ रखते हुए कहा। चाची चली गई। छोटी बहन और माँ उसके साथ कमरे में थी। वह मम्मी के कंधे पर सिर रखकर सिसकने लगी।
चुप हो जाओ मेरी बच्ची, तुमने आज बहुत अच्छा और साहस का काम किया है, मम्मी ने कहा। हाँ, कदाचित वो ये साहस भरा कदम और पहले उठा पाती। प्रत्येक लड़की को घरेलू हिंसा और अपनों द्वारा अपने ही घर में किए जा रहे शारीरिक शोषण के विरुद्ध पहली बार में ही समय रहते साहस भरा कदम उठाना चाहिए, न कि पानी सिर के ऊपर निकल जाने के पश्चात। मम्मी के कंधे पर आज जो अद्भुत सुकून अनुभव कर रही थी, उसे वह अपने जीवन में उतार लेना चाह रही थी। अभी आप सब सुन रहे थे प्रसिद्ध कहानीकार नीरजा हेमेंद्र की कहानी लड़कियां डरती नहीं हैं। आशा करती हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।